एपिसोड 14। रजनी अब अमोदिता पर बिनते हुए कहती है, नालायक लड़की, इतने सारे लड़कों पर काला जादू किया है, पर तुझे ये भी नहीं पता कि मंत्र के अंदर जिसका नाम बोला जाता है उसी पर काले जादू का असर होता है। तू तो सिर्फ युग का ही नाम लेगी ना तो वही तेरे वश में आएगा, समझी? हाँ माँ, समझ गई। चल अब मैं जा रही हूँ। याद रखना, 108 बार मंत्र का जप करना है और इस दौरान अपना ध्यान भटकाना नहीं है, पूरे मन से जाप करना है। जी माँ, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। रजनी पानी का गिलास उठाते हुए और वहां से चली जाती है। रजनी के जाते ही मोहिता चाय गैस पर चढ़ा देती है। वो एक डिब्बे में से लौंग और इलायची निकालती है। अमोदिता लौंग और इलायची को अपने वक्ष से संपर्क करते पकती हुई चाय के अंदर डाल देती हैं। अमोदिता चाय को देखते हुए कहती है, ओम नमो कामाख्याय देवी युग वश में करूं करूं स्वाहा। ओम नमो कामाख्याय देवी सुग युग वश में करूं करूं स्वाहा। अमोदिता लगातार मंत्रों का जाप करना करना शुरू कर देती है। इस तरफ बाहर गार्डन में युग के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने रिश्तेदारों को बताए या नहीं बताए कि जिस कमरे के यक्षिणी कैद है उसने गलती से खोल दिया था। युग इस उलझन में फंसा हुआ था कि फिर सुदेश उसी से पूछता है, बताओ युग बेटा, जीजाजी कुछ पूछ रहे हैं। जिस कमरे में यक्षिणी कैद है तुमने उसे खोला तो नहीं ना? क्या था उस कमरे का नंबर? हाँ, याद आया, 666 यही नंबर था उस कमरे का। युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही बिल्लू काका बीच में बोल पड़ते हैं, नहीं छोटे मालिक, मालिक है, वो दरवाजा युग बाबू ने नहीं खोला है। मैं जब उस कोठी में युग बाबू को लेने गया था तो मैंने देखा था कि दरवाजा बंद था, उस पर ताबीज बंधे हुए थे। जैसे ही यह बात बिल्लू काका ने बोली, दलीप और सुदेश की लंबी हाय भरते हुए जैसे उन्होंने जान में जान आ गई हो। दलीप अपने मूंछों पर ताव देते हुए कहता है, चलो कुछ तो है हुआ, कह दो इसे कि वो कोठी बंद कर दे और रहना चाहे तो वो कुछ दिन यहाँ पर रह सकता है। युग गुस्से के साथ कहता है, मामा जी कह दीजिए इनसे कि मैं वो कोठी बंद नहीं करने वाला और मैं अपने ही घर में रहना पसंद करूंगा, किसी और के नहीं। युग की बात सुनकर दलीप को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर युग की बड़ी मम्मी जानकी आ जाती है। जानकी युग के पास जाते हुए कहती है, युग बेटा तू आ गया। जब युग अपनी बड़ी मम्मी की तरफ देखता है तो वो खुश हो जाता है। कुछ पल पहले जो उसके चेहरे पर गुस्सा था वो अचानक से गायब हो जाता है। युग अपनी बड़ी मम्मी के पैर छूने लग जाता है। जानकी प्यार से युग के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे पता था बेटा, एक ना एक दिन तू अपनी बड़ी मम्मी के पास जरूर आएगा। आखिर इतने सालों बाद तुझे अपनी बड़ी मम्मी की याद आ ही गई ना? युग कहता है, नहीं बड़ी माँ, ऐसी बात नहीं है। वो युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वो वहां पर 3-4 आदमी आ जाते हैं जिन्हें अपने हाथों से राइफल पकड़ी हुई थी। देखने से वो युग के बड़े पापा दलीप के पहरेदार लग रहे थे। उन्हें चारों आदमियों में से एक आदमी दलीप से कहता है, मालिक मीटिंग लग चुकी है और आपका सभी इंतजार कर रहे हैं। सरपंच साहब ने हमें भेजा है। दलीप फिर अपने मूंछों को तावत देते हुए कहता है, अच्छा मीटिंग लग गई है तो चलो, फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? इतना कहकर दलीप अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने आदमियों के साथ बाहर की ओर जाने लग जाता है। सुदेश भी उनके पीछे पीछे जाने लग जाता है। युग हैरानी के साथ जानकी से पूछता है, बड़ी माँ, ये बड़ा पापा और माँ जी किस मीटिंग में जा रहे हैं? वो युग बेटा, वो जो तुमने गिरवी कोठी खोली है ना, उसी सिलसिले में रोंगा मुच्चा और बंगाल मुड़ा दोनों गांवों के सरपंचों ने मीटिंग रखी है, उसमें गए हैं तुम्हें बड़े पापा और मामा जी। युग अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या कहा आपने? मैंने कोठी खोली इस सिलसिले में मीटिंग बैठी है, पर क्यों? और वो कोठी तो मेरी है ना, मर्जी मैं उसे खोलूं या बंद रखूं, गांव वालों को उससे क्या लेना देना?
लेना देना है बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा यक्षिणी के बारे में। सारा गांव जानता है कि यक्षिणी को उस कोठी में बंद किया गया था और अब कोठी खुलने के बाद सारे गांव के ऊपर मौत मंडरा रही है। जब तक कोठी वापस से बंद नहीं हो जाती, गांव वाले चैन से सांस नहीं लेंगे। पर बड़ी माँ, मैं वो कोठी बंद नहीं। युग फिर अपनी बात पूरी करता उससे पहले वहां पर रजनी पानी की गिलास लेकर आ जाती है और युग को देखते हुए कहती है, अरे युग बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए, पहचानने में नहीं आ रहे। पहचाना मुझे तुमने? युग रजनी को देखते हुए कुछ याद करते हुए कहता है, अरे मामी जी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। रजनी पानी के गिलास का युग को देते हुए कहती है, ये लो बेटा, पानी पी लो, तुम थक गए होगे ना। युग पानी की गिलास लेते हुए कहता है, अच्छा हुआ मामी जी आप पानी ले आए, मेरा तो बहुत गला सूख रहा था तभी से, जब मैं नदी पार कर रहा था। युग पानी की गिलास अपने होठों से लेने ही वाला था कि तभी जानकी उससे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ युग बेटा, पानी मत पीना। जानकी के कहने पर युग रुक जाता है, अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या हुआ बड़ी माँ? रजनी मन ही मन घबराने लग जाती है और सोचने लगती है, ये भाभी युग को मेरे हाथों का पानी पीने से मना क्यों कर रही है? इनको क्या हो गया है अचानक से? जानकी रजनी को समझाते हुए कहती है, रजनी तुम भूल गई, युग नदी पार करके आया है, पहले उसे शुद्धिकरण करना पड़ेगा। रजनी अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, अरे ये बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई थी। भाभी वो क्या है ना, युग इतने सालों बाद आया है ना, तो खुशी के कारण भूल गई थी। आप यहीं पर रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर रजनी वहां से चली जाती है। युग रजनी को देखते हुए कहता है, बड़ी माँ, ये मामी जी कहाँ और क्या लेने जा रही है? सब देखते जा बेटा, कुछ देर में तुझे खुद ही तेरा सारा सवालों का जवाब मिल जाएगा। कुछ ही देर बाद रजनी जब वापस आती है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा लोटा था जिसमें पानी रखा हुआ था। युग उस लोटे को देखते हुए हंसते हुए कहता है, अरे ये क्या, जो नदी पार करके आता है उसे गिलास की जगह लोटे में पानी पिलाया जाता है क्या? जानकी युग की बात का जवाब देते हुए कहती है, युग बेटा, ये पानी नहीं बल्कि गौमूत्र है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, गौमूत्र है? इसमें क्या करना है? प्लीज बड़ी माँ, आप ये मत कहना कि ये मुझे पीना है। कहीं यहाँ पर रिवाज तो नहीं है ना कि जो लोग नदी पार करके आते हैं उन्हें गौमूत्र पिलाया जाता है? युग की बात सुनकर जानकी और रजनी दोनों हंसने लग जाती हैं। जानकी हंसते हुए कहती है, ये पीने के लिए नहीं है बेटा, तो फिर इस किस चीज के लिए है बड़ी माँ? जानकी युग की बात का कुछ जवाब नहीं देती और वो लोटे रजनी के हाथों से ले लेती है। जानकी उस लोटे के अंदर का गौमूत्र अपने हाथों में लेते हुए युग के ऊपर छिड़कने लग जाती है। युग जानकी को रोकते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं बड़ी माँ? प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। जानकी गौमूत्र युग पर छिड़कते हुए कहती है, तुझे नहीं पता युग बेटा, पर यह रिवाज है। शास्त्रों के अनुसार बुरी शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। गौमूत्र बहुत ही पवित्र प्रथा माना जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि गाय में अनेक देवियों देवता निवास करते हैं और गौमूत्र के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने हमारे गांव के लोग तो हर दिन बुरी शक्तियों को अपने घर से दूर रखने के लिए पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करते हैं। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि उसे कुछ भी कहना फिजूल है। बड़ी मम्मी उनके मन की ही करके रहेगी। गौमूत्र के छिड़काव के बाद युग पानी पीने लग जाता है। रजनी युग के आसपास की स्मेल लेते हुए कहती है, भाभी इसमें ऐसी बहुत गंदी बदबू आ रही है। युग पानी पीते हुए कहता है, अरे मामी जी, स्मेल कैसे नहीं आएगी, अभी कुछ देर पहले ही तो बड़ी माँ ने मेरे ऊपर मुट्ठी भर भर के गौमूत्र छिड़का है। नहीं युग बेटा, ये गौमूत्र की स्मेल नहीं है, ये बदबू तो ऐसे आ रही है जैसे किसी मरे हुए इंसान की शरीर में से आती है, सड़ी हुई गोभी की तरह। जानकी डरते हुए कहती है, युग बेटा, कहीं ये बदबू तुम्हारी गिरवी कोठी में रुकने की वजह से तो नहीं आ रही है? आखिर वहां पर वो यक्षिणी जो कैद है
जानकी की बात सुनकर युग भी घबराने लग जाता है। उसको भी मन ही मन लगने लग जाता है कि उनका कहना ठीक है। आखिर उसने कल रात अक्षणी का कमरा जो खोला था, हो सकता है उसी वजह से ही उसी शर्ट में बदबू आ रही हो। पर जानकी और रजनी को उस पर शक ना हो, इसलिए वह बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, अरे नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ना कुछ भी सोचती हैं। युग, जानकी और रजनी आपस में बात ही कर रही थी कि तभी वहां पर अमोदिता चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। चाय की ट्रे में 4 कप चाय रखी हुई थी। अमोदिता आते से ही कहती है, अरे फूफा जी और पापा कहाँ चले गई? मैं तो उनके लिए भी चाय लेकर आई थी। जानकी अमोदिता का सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो तो चले गए हैं बेटा, कोई बात नहीं, ला चाय युग बेटे को और हमें दे दे। रजनी अपने हाथ में अमोदिता की तरफ इशारा करते हुए युग से कहती है, मुझे तो पहचान लिया था तुमने युग बेटा, पर ये बता इसे पहचाना या नहीं पहचाना? युग अमोदिता के ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहता है, ये आपकी बेटी अमोदिता है ना? युग ने इतना ही कहा था कि तभी जानकी खुश होते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कहा मेरे युग बेटे ने, ये सबको पहचानता है, किसी को नहीं भूला। युग उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, सिवाय अपनी माँ के। जैसे ही युग ये बात कहता है, अचानक से वहां पर खड़े सभी लोगों के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, जैसे उसके यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी। रजनी माहौल को बदलते हुए कहती है, अरे वाह अमृता, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चाय अच्छी से तो बनाई है ना, जैसे मैंने बनाई थी? अमोदिता तिरछी आंखें से अपनी माँ को इशारा करते हुए कहती है, हाँ माँ, बिल्कुल वैसी ही बनाई है जैसे आपने बताई थी। तो खड़ी क्यों है? युग बेटे को देना। अमोदिता युग के पास जाते हैं और उसे चाय देते हुए कहती है, युग जी चाय लीजिए ना। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं अमोदिता, गर्मी बहुत है, मेरा चाय पीने का मन नहीं है कर रहा है। ये बात सुनकर रजनी को झटका सा लग गया। उससे कुछ भी करने अमोदिता के हाथ की चाय युग को पिलानी थी। रजनी युग पर दबाव बनाते हुए कहती है, पी लो युग बेटा, अमोदिता ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है, वरना फेंकने में जाएगी। बस एक बार तुम अमोदिता हाथ की चाय पीकर देखो, फिर तुम्हें उसी के हाथों की चाय गुणगान गाने लग जाओगे। वो सब तो ठीक है मामी जी, पर पता नहीं आज मन ही नहीं कर रहा चाय पीने का। युग की बात सुनकर अमोदिता का चेहरा छोटा सा हो गया था। जानकी अमोदिता का उदास चेहरा देखते हुए युग से कहती है, पी ले युग बेटा, वरना अमोदिता को बुरा लगेगा। उसे बेचारी ने तेरे लिए ही चाय बनाई थी, और भूल गया बचपन में जब तू अपने गुड्डे की इसकी गुड्डी से शादी करता था, तो क्या कहता था कि मेरा गुड्डा तो मोदिती की गुड्डी के लिए जहर भी पी ले, और अब तू चाय पीने से घबरा रहा है। युग शर्माते हुए कहता है, वो तो बस ऐसे ही बड़ी मम्मी, कहा आप बचपन की बातों को लेकर बैठी हुई हो। जानकी और रजनी के फोर्स करने पर युग चाय पीने के लिए तैयार हो जाता है। वो चाय का कप उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। जब अमोदिता को चाय देने के लिए थोड़ा सा झुकती है और तो उसकी नज़र युग की आंखों पर पड़ती है, और युग की आंखों में देखकर उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वह बहुत नर्वस हो जाती है। जब कोई लड़की अपने बचपन के प्यार को देखती है तो अक्सर उसके साथ ऐसा ही होता है। अमोदिता इतनी नर्वस हो गई थी कि उसके हाथ जोर जोर से कांपने लग जाते हैं, और अगले ही पल ट्रे उसके हाथ से छूट जाती है और सारे कप जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। रजनी गुस्से से कहती है, ये क्या, सारी मेहनत बर्बाद कर दी, एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। जानकी रजनी को समझाते हुए कहती है, अरे रजनी, तू क्या मोदिता पर चिल्ला रही है? बच्ची है बेचारी, हो जाता है कभी कभी, और वैसे भी युग बेटे का भी मन नहीं था चाय पीने का, हम ही उसे दबाव बना रहे थे। इससे हमें सीख मिलती है कि
हमें कभी भी कोई काम जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए। मोहिता नीचे बैठकर जमीन पर फूटे चाय के कप के कांच ट्रे में उठाने लग जाती है। जानकी उसे रोकते हुए कहती है, अरे अमोदिता बेटा, रहने दे, तू, मैं कर लूंगी। अमोदिता और जानकी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह अपने आसपास देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा था। हो सकता है ये बात रजनी नोटिस कर लेती है और युग से पूछती है, क्या हुआ बेटा, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, वो मामी जी, मैं सबसे मिल गया पर मुझे कहीं वंदना भाभी नहीं दिखी थी, वो कहाँ पर है? युग का सवाल सुनकर अचानक से रजनी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे युग ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। अमोदिता भी कांच के टुकड़े बीनते बीनते रुक गई थी। युग कहता है, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वंदना भाभी यहाँ पर नहीं है क्या? कि हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ, है ना बेटा युग, वंदना यहीं पर है, पर अपने कमरे में। मुझे उस उनसे मिलना था बड़ी माँ। उनसे भी तो मिले हुए कई साल हो गए और आप सबको तो पता है ना, बचपन में भाभी मेरा कितना ख्याल रखा करती थी। हाँ वो तो है बेटा, पर जानकी अपनी बात पूरी करती उससे पहले युग कहता है, पर क्या बड़ी माँ, प्लीज बताइए ना, भाभी का कमरा कहाँ है? मैं अभी उससे मिल कर आता हूँ। जानकी अमोदिता से कहती है, जा अमोदिता, युग बेटे को वंदना के कमरे में ले जा। जैसे ही अमोदिता यह बात सुनती है, अमोदिता के डर के कारण हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वह हिचकिचाते हुए कहती है, क्या कहा बुआ जी, आपने वंदना भाभी के कमरे में? जानकी कहती है, हाँ वंदना के, जा लेकर युग को। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली, उनके कमरे के पास भी। अरे जा ना, मैंने कहा ना। युग यह सब देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि ये अमोदिता वंदना भाभी के कमरे में जाने से इतना डर क्यों रही है। रजनी अमोदिता पर चिल्लाते हुए कहती है, नालायक लड़की, तेरे एक बार समझ में नहीं आता क्या? भाभी कब से तुझे कुछ करने को बोल रही है और तू यहाँ पर बैठी हुई है? क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे, बड़ों की बात ना मानना? रजनी के चिल्लाने पर अमोदिता अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और युग से कहती है, चलिए युग जी। अमोदिता और युग सीढ़ियों चढ़ते हुए वंदना के कमरे की ओर जाने लग जाते हैं। जैसे जैसे अमोदिता वंदना के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रही थी, उसे अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। युग के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अमोदिता वंदना भाभी के कमरे में जाने से इतना घबरा क्यों रही थी। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना।